चलो जी देखो अब इधर 3.1 क्या क्या क्वेश्चन है ये? आपको ये बोल रहे हैं एस्टिमेट दी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो चाह तो वो वीडी पूछ रहे हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, ये है आपके पास एरिया, ए की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ के कम से कम इतना अंदाजा तो आपको लगना चाहिए कि करंट दिया हुआ है और वीडी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। ये रिलेशन बिटवीन आई और वीडी का क्वेश्चन, वीडी पूछ रहा है और आई भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व तो भाई यहीं से होगा। I इक्वल्स टू NEAVD, I इक्वल्स टू NEAVD। अब I इक्वल्स टू NEAVD में प्रॉब्लम ये आ गई आपकी कि VD की तो इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो, एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, E की वैल्यू में पहले से पता होती है 1.6 10 की पावर -19, बस N कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। N अगर पता चल जाए, बाकी सब कुछ खुद ही हुआ था, N अगर पता चल जाए तो VD आ जाएगा। अब सारी की सारी मेहनत, सारा फोकस N निकालने पे जाने वाला है और N की कहानी इज ऑल रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। अब N कैसे निकलेगा वो सुनना, ठीक है? केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग है, मेरे को पता है, लेकिन देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट तो यार आना चाहिए। 63.5 U यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास। 63.5 U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। 63.5 U से मीनिंग आप बच्चों को ये निकालना है कि किसी कॉपर एटम का अगर एटॉमिक मास यूनिट ये है, मतलब अगर हम 63.5 ग्राम कॉपर लेते तो वो 1 मोल कॉपर कहलाएगा। अगर किसी मटेरियल का एटॉमिक मास यूनिट है 20 U, मतलब अगर आप इसका 20 ग्राम लोगे तो वो 1 मोल ऑफ दैट एटम होगा। तो अगर आपको 20 U है किसी एटम का मास, तो उससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप 20 ग्राम ऐसे एटम्स का 20 ग्राम मास ले लोगे तो उसमें 1 मोल एटम्स होंगे। चलो इसको देखो अब आप, 63.5 ग्राम 1 मोल बनेंगे। 1 मोल का मतलब 6.022 नंबर ऑफ एटम्स अगर बात करें इंटू 10 की पावर 23, ठीक है? लेकिन इतना बड़ा बड़ा बार बार ही ना लिखना पड़े तो इसके लिए भी एक सिंबल चलता है, एन। चलो सिंबल तो पता है कम से कम, गुड। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है? एन जानते हैं, तो Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को शॉर्ट में Na लिख रहे हैं। तो 63.5 ग्राम कॉपर लोगे तो इतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स मौजूद होंगे। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 ग्राम में क्या 1 ग्राम में होंगे Na डिवाइडेड बाय 63.5, यही तो बनेगा। 1 ग्राम में आपके पास 1 ग्राम कॉपर लोगे तो इतने कॉपर एटम्स बनेंगे। चलो ये कोई इंफॉर्मेशन, आगे देखो ये इंफॉर्मेशन जरा चेक करते हैं। ये डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, जरा इस डेटा से क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो? 9 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। चेक करो क्या इंफॉर्मेशन है? मास बाय वॉल्यूम है, गुड। अगर मैं 1 मीटर क्यूब कॉपर का लूं, कॉपर की डेंसिटी दी है, अगर आप 1 मीटर क्यूब कॉपर का लोगे तो उसका मास 9 इंटू 10 की पावर 3 kg आएगा। यही है बेसिक सा मीनिंग इसका। तो 9 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 9000, तो 9000 किलो वजन होगा अगर मैं 1 मीटर क्यूब कॉपर का ले लूं तो। ऐसा 1 ग्राम कॉपर में अगर इतने एटम्स हैं तो जरा चेक करते हैं क्या 9000 किलो में, 9000 किलो में, 9000 किलो मतलब इतने ग्राम, चेक करो 9000 केजी में इतने ग्राम होंगे ना, 9000 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। 9000 केजी में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे? अगर 1 ग्राम में इतने तो इतने ग्राम में कितने होंगे? ये इंटू ये कर दो मल्टीप्लाई। ये जो डेटा आया है क्या ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन, ध्यान से सुनते रहे,
नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है व्हेन मास ऑफ कॉपर इज 9000 kg, 9000 किलो कॉपर लोगे तो उसके अंदर इतने कॉपर एटम्स बनेंगे। लेकिन ये डेटा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 9000 किलो कॉपर तब आपके पास मौजूद होगा जब आपने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाइज कॉपर लिया होगा। 1 मीटर क्यूब का इतना वजन है, दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। इतने मास में अगर इतने कॉपर एटम्स हैं तो इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन ये भी तो है कि इतने कॉपर एटम्स होंगे इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर। यानी 1 मीटर क्यूब का ही तो मास है, तो इतने मास में अगर इतने एटम्स हैं तो 1 मीटर क्यूब में भी इतने एटम्स होंगे, राइट। आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने एक नया नाम यूज किया है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये बातें को ना बीच बीच में जो आती है इनको सुनना नहीं होता, खाली लिखना होता है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन लिखो, आप सुनो नहीं खाली, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लिख लो कहीं पे नोट करके साइड में, फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है दोस्तों। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron। अगर हर एक कॉपर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब में इतने कॉपर एटम्स हैं तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितने कॉपर एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर 1 मीटर क्यूब में इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो यार यही तो n बन गया ना। स्मॉल n क्या था, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में होंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से और मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में आ गए, यही n आपने पुट करना है इस फॉर्मूले में। ये यहाँ लिखा हुआ है तो यही n आपने निकाल के डालना है यहाँ पे। अब पूरे के पूरे फॉर्मूले में खाली VD अननोन है, VD निकल जाएगा। तो आप ये चेक कर कीजिए कि यहाँ पे हम n कैसे बोल रहे हैं इसको। एक एक स्टेप इसका देख लो। पहले हमने एटॉमिक मास यूनिट का इंफॉर्मेशन ली, इससे 1 ग्राम, इतने में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना मास हो, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो निकाल लिए। 63.5 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितने होंगे। 1 ग्राम के बाद इतने किलोग्राम में कितने होंगे, लेकिन इतने किलोग्राम को ग्राम में लिखा है ताकि 1 ग्राम का पता रहा तो इतने किलोग्राम का आंसर आ जाएगा। और जो इतने किलोग्राम का आंसर है वो 1 मीटर क्यूब का आंसर है। लेकिन ये तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है 1 मीटर क्यूब में, लेकिन जितने कॉपर है उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वही चाहिए था। जैसे ये डेटा आया यहाँ पुट किया, VD आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है ये काफी। जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, बीच में ये Na जहां हम लिख रहे हैं वो 6.022 है, तो कैलकुलेशन तो बिठाएगा आपकी, इसलिए 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से इसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट क्लास से पहले अगला जो टॉपिक है वो काफी लेंथी टॉपिक है, लेकिन उसका हिंट देके आज आपने जाना है। जल्दी से इसको लिखें और उसके लिए भी हिंट लेते हैं कल के टॉपिक के लिए। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आज से नहीं चलाओगे पेपर फिर छूटता बच्चे, अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी। कम से कम 3 डिजिट तक सही आंसर लाने की कोशिश करनी होती है फिजिक्स में, कम से कम 3 डिजिट। 9.72 माइनस -2, इसका आंसर 10⁻³ के ऑर्डर का है। हाँ तो मेरा -4 है, -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, फिर चलेगा चलेगा कोई नहीं। लेकिन आपने कोशिश करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, अगर आपको कोई डेटा पता है तो आपने 3 डेसिमल प्लेस तक डेटा को लेके चलना है, ताकि आप श्योर हो जाओ कि भाई मेरा आंसर भले ही एग्जामिनर की शीट में 2 डिजिट तक लिखा हो या सिंगल तक लिखा हो, आप 3 तक लेके चलो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अगर आपने सिंगल डिजिट तक लेके चला और पता चले उसके आंसर शीट में 3 डिजिट तक आंसर लिखा हुआ होगा तो फंस जाएंगे। क्यों, हम तो 1-1 डिजिट तक लेके चल रहे थे, तो हमारा तो पहली डिजिट ही डेसिमल के बाद गलत आएगी, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करके लिया है
और उसने उसके आंसर शीट में 3 तक दिए हुए तो गलती आती है, फिर वो नंबर काट देता है कॉलेज। ठीक है, तो शुरुआत से ये प्रैक्टिस करनी है 3 डेसिमल प्लेस तक आप लेके चलो। चलिए आखिरी पॉइंट पर आते हैं। इसमें कुछ भी लिखना रह गया हो किसी का, हो गया यहाँ तक? देखिए अगला टॉपिक तो जैसे मैं बता रहा हूँ है बहुत लंबा, लेकिन उसका छोटा सा हिंट बस देना है मेरे को आज की क्लास में आपको। ये देखिए, ये कोई फिगर बना रखी है एनसीईआरटी ने, इस फिगर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। ये फिगर क्या शो करती है? 7th पॉइंट, अगेन नोट करके लिखना है। मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉलिड कंडक्टर है। अगर मेरे पास ये एक सॉलिड कंडक्टर है तो ये सॉलिड कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले हुए होंगे, है ना? ये सॉलिड कंडक्टर हमने बनाया। अभी के लिए लेट्स से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई नहीं करी विदाउट ई वेक्टर, कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई बैटरी बाहर से नहीं आई है। अब अगर कोई आपको बोले कि भाई हमने ये कंडक्टर को कंसीडर किया और ये कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अब आप ये देखो क्या 300 केल्विन पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये किसी एटम में से ही निकले होंगे? तो क्या ऐसा रहा होगा कि ये मेरे पास कोई एटम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, 300 केल्विन का टेम्परेचर से हीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ली और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके बस बाहर निकल के चुपचाप बैठा हुआ है। क्या 300 केल्विन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही स्टेशनरी खड़े रहते हैं 300 केल्विन पे, कि किसी एटम से निकलने के बाद बस अपनी जगह पे आप खड़े हुए आराम से? क्या कुछ ऐसा रहता होगा? एक रैंडम गैस देना है, ठीक? हाँ जी, निकल तो गए एटम में से, एटम में से तो निकल गए, लेकिन क्या ये इस कंडक्टर के अंदर अभी स्टेशनरी पड़े रहते होंगे? सर जिस वे में बोल रहे हो शायद तो आंसर नहीं है इसका, है ना? आपके वे से तो लग रहा है, लेकिन नो सर। ठीक है जी, कोई नहीं, कोशिश करते हैं समझने की। वो ये है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं रहते। आपको सुनते सुनते इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि कल की क्लास का बेस है ये। एक्चुअल में क्या कहानी है कि अभी तक आपको ये आइडिया है कि कोई भी बॉडी अगर मैं लूं, इस बॉडी पर अगर आप बाहर से फोर्स लगाओ, कोई भी बॉडी अगर आप लेते हो तो आपको ये पता है कि इस बॉडी में मोशन अगर पैदा करना है तो मोशन पैदा करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को फोर्स लगाना पड़ता है। मोशन पैदा होता है फोर्स के थ्रू। लेकिन जब हम बहुत ही छोटे लेवल के पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को मोशन प्रोवाइड किया जा सकता है इवन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी इलेक्ट्रॉन्स को, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मोशन प्रोवाइड किया जा सकता है। मैं इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लो हमने एक कंटेनर लिया, पानी डाल दिया उसमें और बर्नर पे रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया हमने उसको, तो जैसे ही आपने गैस पे रखा, जब वो पानी उबलना शुरू होता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि पानी उबलने लग रहा है। क्या वो मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं चालू हो जाता? क्या मैं आप एक एक थोड़ी ना मॉलिक्यूल को उठा के इधर उधर चला रहे होते हो? कौन मोशन दे रहा है उसको? टेम्परेचर। टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स या एटम्स को मोशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जिसको हम पानी जब उबल रहा होता है तो देख भी सकते हैं कि यस, वो मोशन पैदा हो जाता है गर्मी देने से, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर हिलना डुलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर से अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नजर आता है कि यस, उनको मोशन मिल जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ये टेम्परेचर जब महसूस होता है तो ये रुके हुए नहीं रहते हैं, ये एक्वायर करते हैं एक ऐसा मोशन जिसको नाम दिया गया है थर्मल मोशन। इसको नाम दिया गया है थर्मल मोशन। थर्मल मोशन का मतलब होता है इट इज मोशन ड्यू टू टेम्परेचर, मोशन ड्यू टू हीट एनर्जी। ऐसा इट इज मोशन ड्यू टू टेम्परेचर या मोशन ड्यू टू हीट एनर्जी।
तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे रुके हुए नहीं होते, ये हीट एनर्जी पे, थर्मल का मतलब हीट एनर्जी होता है, तो ये हीट एनर्जी पे क्या होते हैं, चल रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करता है, वैसे तो हम अपने थ्योरी में, कोर्स में सॉलिड कंडक्टर खाली ये बना रहे हैं कि ये खाली इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, लेकिन सोचो क्या इस मटेरियल में खाली इलेक्ट्रॉन मौजूद है? नहीं। क्या बीच में पॉजिटिव आयन भी तो है भाई, दिखा नहीं दे तो क्या हुआ, है तो सही। तो पॉजिटिव आयंस भी तो है यहाँ पे, और कुछ एटम्स तो न्यूट्रल भी होंगे, कुछ ऐसे एटम्स भी मौजूद होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं किया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ और एटम्स भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो आपके पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, एक्चुअल में ये रूम टेम्परेचर से मोशन एक्वायर करते हैं, ये चलना शुरू करते हैं। जैसे ही चलते हैं तो किसी एटम से, एटम जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है वो न्यूट्रल एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज किया है, तो या ये इलेक्ट्रॉन या तो किसी एटम से या किसी पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव आयन मतलब ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस मटेरियल में पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल एटम मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इनसे टक्कर खाते हुए चलेगा, और अगर ये टक्कर खाएगा, चला ड्यू टू रूम टेम्परेचर, लेकिन जब ये चला तो टक्कर खाते हुए चला, तो जब टक्कर खाएगा फिर रैंडमली किसी और डायरेक्शन में जाएगा, फिर कहीं और टक्कर खाएगा, क्योंकि इस मटेरियल में तो एटम्स और आयंस मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा मोशन बड़ा ही रैंडम मोशन होता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा होता है। एनसीईआरटी ने आप बच्चों को ये जो फिगर दिखाई है, ये ब्लू वाली फिगर को देखो, ब्लैक कलर की लाइन को मत देखना अभी, ये जो ब्लू वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ये है आपका कंडक्टर, ये है कंडक्टर, और कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे हमने रखा 300 केल्विन में, उसके अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो कर रही है ये ब्लू कलर की लाइन, और अभी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो ब्लैक कलर से शो किया एनसीईआरटी ने, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये ब्लू कलर की लाइन हमारी चल रही है। लेकिन यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है, वो डाउट ये क्रिएट होता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर के कारण चल पड़े, तो सर अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे, तो इस क्रॉस सेक्शन में क्या, अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन आप कंसीडर करोगे तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से तो फिर करंट दौड़ पड़ेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर चार्ज चल रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो अगर चल रहा है तो इसका मतलब करंट तो बन जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो आप, अगर मान लो हमारे पास ये कोई हमने कंडक्टर लिया, ये कोई तार है, ये तार अगर रूम टेम्परेचर पे मौजूद है अभी, तो रूम टेम्परेचर पे ये जो तार हमारे हाथ में है अभी, क्या इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे अभी, और रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में वो भी तो अंदर चल रहे होंगे। अगर चल रहे होंगे तो हमें तो इसमें पकड़ते समय कोई करंट नहीं लगता है। बात ये नहीं है कि सर ये तो इंसुलेशन ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर मैं कोई कॉपर की तार भी नॉर्मली ले लेता, ये इंसुलेशन के बिना भी जो अंदर कॉपर की तार है उसको भी पकड़ लूंगा अगर मैं, तो करंट नहीं लगेगा मेरे को, जब तक मैं बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बिना बैटरी के कनेक्ट किए हुए भी एक मोशन होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में, लेकिन करंट अगर आपको नहीं लग रहा है तो मेरे को मेनली आज ही क्लास में जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मेरे को इसकी थोड़ी सी और परफेक्शन चाहिए थी, इसलिए मेरे को एक कल वाली क्लास का टॉपिक डील करना पड़ रहा है, ताकि एक ही वो में करंट आप ठीक से सीख के जाओ। एक्चुअल में I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में एक कैच है, वो ये कैच था कि जब आप करंट को ये डिफाइन करते हो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो रियलिटी में उसको ऐसे बनाया गया, साइंटिस्ट लोगों ने ये सोच के बनाया है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन को आप 10 सेकंड के लिए देख रहे हो, मान लो 7 कूलम का चार्ज इधर ट्रेवल करके गया, मान लो इसी टाइम में 12 कूलम का चार्ज इधर ट्रेवल करके गया, तो एक्चुअल में जो डेल्टा क्यू होता है, ध्यान देना, इसमें जो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू इज बेसिकली दी नेट चार्ज,
यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ से 7 गया यहाँ से 12 गया तो आप बोलोगे 19 कूलम का चार्ज सर इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके जा रहा है। 19 कूलम का चार्ज इसको महसूस हो रहा है इधर या उधर जाता हुआ, तो यहाँ 19 नहीं पुट किया जाता, डेल्टा क्यू में पुट किया जाता है वो चार्ज जो नेट होता है। नेट का मतलब होता है इधर 12 जा रहा है इधर 7 जा रहा है, तो इनका डिफरेंस विच इज 5, ये डोमिनेट कर रहा है 12 वाला 5 से, तो इफेक्टिवली 5 कूलम का चार्ज यहाँ पे ट्रेवल करके जा रहा है। तो डेल्टा क्यू की जगह पे 5 रखा जाएगा। जो आप 5 रख रहे हो डेल्टा क्यू, उसका ये भी मीनिंग हो सकता था कि माइट भी इधर 12 और इधर 7 जा रहा हो। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में डेल्टा क्यू क्या होता है? नेट चार्ज जो किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके जाता है। यहाँ पे थर्मल मोशन जब आप लेते हो, ये जो थर्मल मोशन यहाँ पे मौजूद है, क्या इस कंडक्टर में ये इकलौता इलेक्ट्रॉन है या और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं? और भी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर और भी इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो भी तो ऐसा रैंडम मोशन कर रहे होंगे कि नहीं, या सिर्फ इसी को अलाउड है? वो भी कर रहे होंगे रूम टेम्परेचर पे रैंडम मोशन, इधर 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 उल्टा सीधा। कोई तीसरा भी कर रहा होगा, कोई चौथा भी कर रहा होगा, सब कर रहे होंगे रैंडम मोशन। अब एक्चुअल में ये होता है कि जो आपने ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, ये क्रॉस सेक्शन को अगर मैं दोबारा बनाऊं तो जब सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शन को 10 सेकंड के लिए देखा तो मुझे ये मिला कि अगर 500 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 500 इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। केमिस्ट्री बस 1 मिनट मेरे को चाहिए क्योंकि बस ये लिंक कर रहा है, फिर चले जाओ। ज्यादा समय का पॉइंट नहीं है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। 500 इलेक्ट्रॉन और 500 इलेक्ट्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे चार्जेस का मोशन तो चल रहा है, चार्जेस का मोशन चल रहा है, तो चार्जेस के मोशन से करंट क्यों नहीं बन रहा है? वो करंट ना बनने का कारण ये है कि ये क्रॉस सेक्शन में से अगर 500 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और 500 इलेक्ट्रॉन ही इधर भी जा रहे होंगे, ताकि जितना चार्ज इधर गया उतना इधर गया, नेट चार्ज कितना ट्रेवल करेगा? 0। तो करंट की वैल्यू निकल कर आती है 0। ये कब की बात है? रूम टेम्परेचर की। डाउट सर आपको कैसे पता चला कि 500 इधर ही और 500 इधर ही जा रहे हैं? हम कौन सा अंदर घुस घुस के देख रहे हैं इसमें? एक्चुअल में ये जो 500 इधर और इधर की कहानी है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड कहानी है। प्रैक्टिकल बेस्ड कहानी है कि हमने किसी तार को बिना बैटरी के हाथ में पकड़ के देखा और हमें करंट नहीं लग रहा। अगर हमें करंट नहीं लग रहा है तो हमने ये खुद से मानना शुरू कर दिया, थ्योरी ये बना दी कि भाई एक्चुअल में मोशन तो होता है, क्योंकि टेम्परेचर मोशन दे सकता है पार्टिकल को, मोशन तो है, लेकिन वो मोशन इस तरीके से रहा होगा फॉर श्योर कि जितने इलेक्ट्रॉन उधर उतने इलेक्ट्रॉन इधर, तभी करंट नहीं लग रहा है। तो जो आप 500 की बातें एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके पीछे थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी है कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम तार को पकड़ लें तो हमें करंट नहीं लगता। और इसमें अगर मान लो आपने ये काम कर दिया, ये देखो ये आखिरी के 2 मिनट इसमें लगेंगे, लेकिन अगर केमिस्ट्री के लिए ज्यादा लेट हो रहे, ज्यादा अच्छा चले जाओ, मेरे से इसका ले लेना 5 मिनट ले लेना, इसका इंपॉर्टेंट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को ये लिंक करवाना है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो देखो क्या होगा, क्या प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस अगर आप लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्योंकि बैटरी लगी बाहर से। अब देखो क्या होता है, प्लीज 1 मिनट ध्यान देना। अब अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे, सुनो प्लीज, क्या जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर का इफेक्ट अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पे होगा या नहीं होगा? रूम टेम्परेचर अभी भी मौजूद है या नहीं है जब बैटरी कनेक्ट करी है? पहले तार खाली रूम टेम्परेचर पे थी, अब तार रूम टेम्परेचर प्लस बैटरी का इफेक्ट। ऐसे ही होगा ना, जब बैटरी आ गई तो रूम टेम्परेचर भी मौजूद है। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब रैंडमली अभी भी चल रहे होते हैं, लेकिन अगर ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। ये पॉइंट बस गेन करके जाना है आपने कि अब मैं अगर किसी क्रॉस सेक्शन को देखूं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या सारे इलेक्ट्रॉन धक्का खाएंगे लेफ्ट की तरफ?
ये भी खाएगा लेफ्ट, ये भी खाएगा लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, सब पे धक्का लगेगा लेफ्ट में। रूम टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये आ रहा है कि सब पे धक्का लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। अब अगर आप किसी क्रॉस सेक्शन को देखते हो, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर धक्का खा रहे होते हैं, रूम टेम्परेचर का इफेक्ट भी है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन से पहले 500 और इधर भी 500 थे विदाउट बैटरी, जब बैटरी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, फोर्स लगा, तो इस साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इस साइड जाने वाले जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब उतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं करेंगे 10 सेकंड में जितने बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कर लिया करते थे। और इस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। प्लीज गेन करके जाना है, ये आखिरी पॉइंट यहीं पे खत्म करनी है हमें क्लास, कि अगर 490 इलेक्ट्रॉन्स और 510 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना काम करती है कि इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा धक्का लगाएगी, तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसी क्रॉस सेक्शन से कम हो जाएगा, क्योंकि धक्का इस साइड लग रहा है, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर ही थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस करके इधर ही रुकना चाहेंगे, जबकि इधर वाले और इधर घुसना चाहेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन धक्का उल्टी तरफ खा रहे, तो ये अनबैलेंसिंग क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। जितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा अनबैलेंसिंग होगी, और जितनी ज्यादा अनबैलेंसिंग होगी उतना हाई अमाउंट ऑफ करंट दौड़ेगा। सोचो ना, करंट की वैल्यू अब जीरो नहीं आने वाली भाई, अब ये नॉन जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड खाली अनबैलेंसिंग क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अनबैलेंसिंग नहीं है, थर्मल मोशन के कारण करंट नहीं है, लेकिन अब अनबैलेंसिंग है। इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी नॉन जीरो। एनसीईआरटी ने ये जो फिगर आपको दिखाई है, ये वाली फिगर, ये ब्लैक क्या शो कर रहा है आपको? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाई है तो अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रहा है, ब्लू वाली लाइन दिखा रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ड्यू टू रूम टेम्परेचर ऐसे चल रही होती इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वही इलेक्ट्रॉन जो ब्लू वाला पाथ फॉलो करता रूम टेम्परेचर पे, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मोशन तो अभी भी रैंडम है, ब्लैक वाला मोशन देखो अभी भी बहुत रैंडम है, बट देयर इज अ डिफरेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये ब्लू वाला पाथ था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगेगा राइट साइड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, धक्का लगेगा राइट पे, तो ये ब्लू वाले पाथ में नहीं जा रहा, थोड़ा सा शिफ्टेड पाथ पे जा रहा, ये थोड़ा इधर जा चुका। रैंडमनेस है, लेकिन रैंडमनेस में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी है, और यही इफेक्ट आपको किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू अनबैलेंसिंग क्रिएट करती है। ये अनबैलेंसिंग वाला पॉइंट क्लियर होता है, ठीक है? अब आप चले जाओ, बहुत कुछ नहीं मेरे को बताना है। डाउट अगर किसी को है तो इसमें जरूर पूछ लो। ये अनबैलेंसिंग वगैरह में क्या बोलना चाह रहा हूँ, अनबैलेंसिंग पक्का क्लियर है, ठीक है? ठीक है, तो पक्की बात है वो अनबैलेंसिंग हो ही नहीं सकती। मैं तार को कहीं से भी पकड़ लूं, यहाँ का क्रॉस सेक्शन लूं, यहाँ मुझे कहीं भी करंट नहीं लग रहा, इसका मतलब कहीं पे भी अनबैलेंसिंग नहीं होती है। जनरली है जिसको हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम चल रहा है उसके बेसिस पे हम इतना बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई बोलना तो कुछ ऐसे ही। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगी तो ये भी थोड़ा सेंस क्रिएट हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो ये अनबैलेंसिंग क्रिएट हो सकती है ना? अच्छा, अगर मैं बैटरी उल्टी कर देता, ये सोचना था, बैटरी अगर उल्टी हो जाती, ये माइनस होता है या प्लस होता, अगर ये अगर माइनस होता है या प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी आती, उल्टी आती तो धक्का उल्टा लगता, तो इधर ज्यादा जाते इधर कम जाते तो भी अनबैलेंसिंग हो जाती। तो बैटरी उल्टी सीधी करने से भी चक्कर नहीं पड़ेगा, बैटरी आने से अनबैलेंसिंग हमेशा क्रिएट होती है। अब आप चेक कर लो ओवरऑल कहानी क्लियर है।
इंटू एन चले चले